कक्षा 12 का अध्याय संख्या 1 जो था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसमें करीब मैंने 10 से 11 प्रश्न करवाए थे। आज करीब हम 12-13 प्रश्न करेंगे, तो टोटल कुल मिला के करीब 24-25 प्रश्न हमारे ओवरऑल हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो सबसे पहले जाके पहला लेक्चर देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे बोर्ड में ऑलमोस्ट आसान लेवल के प्रश्न आते हैं इस चैप्टर में से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ। 11 प्रश्न करे थे लास्ट क्लास में, तो ये उसका 12वां प्रश्न देखिए हमारे पास है। क्या है हमारा 12वां प्रश्न, देखते हैं फटाफट से। 12वां प्रश्न बोल रहा है दो एक जैसे विद्युत द्विध्रुव AB व CD। तो दिख रहा होगा आपको, एक AB है और एक ये CD है, दो द्विध्रुव है। अगर आपको डायग्राम विजिबल नहीं तो बता देता हूं। एक द्विध्रुव ये रहा, ये इसका प्लस आवेश है, ये आपका माइनस आवेश है। इन लोगों को इसने AB मार्क करवाया है। और एक दूसरा भी द्विध्रुव है, वो कुछ इस तरीके का है और इसका प्लस Q यहाँ पर है, इसको C बोला है इन लोगों ने, और इसका माइनस Q यहाँ पर, इसको D बोला है। और दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, चित्रानुसार रखे हुए हैं। इन संयोजन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि यह प्लस x दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र में आरोपित हो तो संयोजन पर कार्य करने वाले बलाघूर्ण को ज्ञात कीजिए। तो चलो बात की बात है, पहले अपन यहां तक की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कि इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास, क्योंकि इन आवेशों के बारे में अपने को नॉलेज वॉलेज तो है नहीं कि इनके बीच की दूरी वूरी कितनी है, ऐसा कुछ इसने बताया इन्होंने कि द्विध्रुव आघूर्ण का P है, लिखा हुआ है स्मॉल p। तो हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P यहाँ पर, P वेक्टर। इसका द्विध्रुव नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर है, P वेक्टर। तो आप ढंग से देखोगे तो आपको दो द्विध्रुव आघूर्ण दिखेंगे, एक इस दिशा में P वेक्टर और एक इस दिशा में P वेक्टर। क्योंकि इन दोनों डायपोल यानी द्विध्रुव के बीच में 120 डिग्री का कोण है, तो इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री का ही कोण होगा। तो बेसिकली हमें दो सदिश दिए हैं जिनका परिमाण बराबर है P वेक्टर और उनके बीच में कोण है 120 डिग्री का। तो आपको मैं बता दूं, हमने पढ़ा था अगर दो सदिश समान हो, उनका परिमाण सेम हो, कोण 120 डिग्री का बने, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है, वो खुद उनके बराबर ही होता है और उसके एग्जैक्टली बीच में होता है। पर निकाल लेते हैं। तो इस केस में जो परिणामी आएगा हमारे पास, वो किसके बराबर आएगा, रूट में P² प्लस, नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो परिणामी किसके बराबर आएगा, रूट में P² प्लस P² प्लस 2P इंटू P और साथ में आ जाएगा cos 120 डिग्री। बच्चों P² हो गया 2P², यहाँ पे प्लस 2P² और cos 120 डिग्री का मान मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है, माइनस का 1/2। 2 से आपका 2 कट गया, 2P², ये माइनस प्लस माइनस P² हो गया, सॉल्व करने पर आया P², तो इसका आंसर आ गया P। यानी हमारे जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण वो भी P के बराबर आ रहा है, वो भी एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, मतलब P के बराबर ही आएगा परिणामी भी, और दोनों के साथ ऑब्वियसली 60 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके साथ भी 60, इसके साथ भी 60। डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं तो ध्यान से देखिए, ये इन लोगों ने डायग्राम में कुछ इस तरीके से दी हुई कहानी है कि ये हमारा एक्स एक्सिस यहां से जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा परिणामी जो है एक के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मान लो परिणामी ये रहा, तो अगर इसने इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाया है ना, अगर इसने इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाया है, तो ये भाई साहब तो y अक्ष में है। देखिए आप, इसको y अक्ष में दे रखा है इसने। तो अगर इसने, परिणामी ने इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाया, तो x अक्ष के साथ कितना बनाया होगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो आपका अगर एक द्विध्रुव इधर है, ठीक है, और ये y अक्ष, ये आपका x अक्ष, परिणामी यहां पर है, वो उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो नीचे वाले के साथ ऑब्वियसली 30 डिग्री का कोण बनाएगा, अर्थात परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होगा और वो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं रामायण को। अर्थात परिणामी
द्विध्रुवाघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर ही होगा, बराबर ही होगा एवं x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी बेसिकली डायग्राम से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका y अक्ष था, ये आपका x अक्ष था, तो हमारा परिणामी द्विध्रुवाघूर्ण कुछ इस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में, जो खुद P के बराबर है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब इसने आगे बोला है कि यदि प्लस x दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो संयोजन पर कार्य करने वाला बलागुण कितना होगा। मतलब आपने प्लस x दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, उसका मान अपने को नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं अपन ई वेक्टर ही मान लेते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवाघूर्ण P है और वो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कुछ ऐसा। इसका द्विध्रुवाघूर्ण निकालना है। द्विध्रुवाघूर्ण का सूत्र होता है, द्विध्रुवाघूर्ण क्या, बलागुण निकालना है, बलागुण पूछ रहे हो अपन से, तो इसका बलागुण जो है उसका सूत्र होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो इस केस में थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री ले लेना, क्योंकि एस अक्ष के साथ इसने 30 डिग्री का कोण बनाया, तो इसका मतलब टाउ का मान हो गया ई बाय 2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका मतलब ये जो परिणामी द्विध्रुवाघूर्ण है इसके ऊपर आरोपित होने वाला बलागुण P/2 होगा। एक बार वापस समझा देता हूं, हो सकता है कई बच्चों को ना आया हो। बच्चों देखो, एक द्विध्रुवाघूर्ण इधर था, एक द्विध्रुवाघूर्ण नीचे था, दोनों के बीच में 120 डिग्री का कोण बन रहा था, दोनों का परिमाण समान था। हमने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट आ गया P। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर दो सदिश बराबर हो, उनके बीच में कोण 120 डिग्री का बने तो परिणामी उनके खुद के बराबर ही होता। मान लो इसका मान 2 होता, इसका मान 2 होता, तो बोलता रिजल्टेंट भी 2 ही आएगा और वो एग्जैक्टली बीच में आएगा। अब 60 का कोण इसके साथ, 60 का कोण इसके साथ, क्योंकि कोण 120 का है, तो हमें तो x अक्ष के साथ कोण देखना पड़ेगा ना। तो x अक्ष ये रहा, एक द्विध्रुव ये रहा, परिणामी ये रहा, तो परिणामी x इसके साथ कितना कोण बना रहा है 60, तो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि टोटल 90 है ना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है। फिर इसने बोला कितना परिणामी पर कितना बलागुण लग रहा होगा, तो बलागुण का सूत्र होता है P sin थीटा। तो मैंने बोला यार विद्युत क्षेत्र तो प्लस x की दिशा में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र प्लस x की दिशा में लग रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो हमारा परिणामी द्विध्रुवाघूर्ण आया है वो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा अपने Pe sin 30, sin 30 का मान 1/2, आंसर आ गया Pe/2। आसान। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये तो बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मतलब होता है एप्सिलॉन r या फिर k, इसका मान 81 दे रखा है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, आप सब जानते हो, ठीक है। बोल रहा है इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। बच्चों ये इसकी आपेक्षित विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है। निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, वो बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r के। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, इसको गुणा करना है 81 के साथ, क्योंकि हमारे एप्सिलॉन r का मान 81 है। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो लिख दीजिएंगे और 10 की घात -12। जो मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होता है वही मात्रक एप्सिलॉन का भी होगा। इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। के का उल्टा होता है, के का होता है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, इसका होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, बस इतना सा प्रश्न था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, क्यू लिखा रही है। ओके, बोल रहा है दो स्वतंत्र बिंदु आवेश +4q और +q कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लेते r दूरी पर रखें, दूरी r पर रखें। ठीक, एक तीसरे आवेश का मान चिन्ह में स्थिति बताइए जिससे संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। मतलब ये एक 4q आवेश हो गया, प्लस का 4q, ये हमारा q आवेश हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी r है। एक तीसरे आवेश को कहां रखना चाहिए ताकि पूरा का पूरा निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। साम्य अवस्था का मतलब होता है प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो उस केस में हमारा निकाय साम्य अवस्था में होगा। तो मान लेते हैं हमने कहीं आवेश को बीच में रखा यहां, ठीक, हम उसको बड़ा वाला क्यों नाम दे देते हैं। अगर हम पहले वाले से उसकी दूरी को x मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले से दूरी हो जाएगी उसकी r माइनस x। ठीक है ना, तो x और r माइनस x हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हम दो आवेशों पर लगने, क्योंकि अपने को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अगर ये आवेश धनावेश हुआ तो इसको क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस पर यहां बल और इस पर यहां बल लगेगा। ये धनावेश हुआ तो इस पर भी बल यहां लगेगा, है ना। तो बेसिकली इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि धनावेश के साथ अगर ये ऋणावेश होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस केस में भी इस पर लगना नेट फोर्स 0 होता। तो ये धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, अभी हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे, क्यू पर लगने वाला। ठीक है, तो इस पर आवेश को अपन बोल देते हैं Q1, इस आवेश को बोल देते हैं हम Q2। ठीक है, ओके, तो इससे पहले दूसरा भी काम कर सकते हैं। चलो पहले इस पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसको प्लस आवेश मान के चलता हूं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसके ऊपर यहां बल लगाएगा और ये इस पे यहां बल लगाएगा। तो इसने बल लगाया इसलिए इसको अपन बोल देते हैं F1 वेक्टर, इसको बोल देते हैं F1 वेक्टर, क्योंकि Q1 ने लगाया। ऐसे ये आवेश भी धनावेश, ये आवेश भी धनावेश, तो ये इसको यहां प्रतिकर्षित करेगा और ये बोलेगा तू इधर भाग, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होगा हमारे पास F2 वेक्टर। याद होगा आपको, अगर दो समान आवेश हो तो ऐसे प्रतिकर्षण होता है, बस वही लगा मैंने। और विपरीत आवेश हो तो अंदर की तरफ आ जाता है ऐसे। ठीक, तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया। तो बेसिकली ये जो टोटल बल इसके ऊपर लग रहा है ना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, कैपिटल Q पर कुल बल कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि हमारा निकाय साम्य अवस्था में। तो हम बोलेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर 0। अच्छा, F1 का मान कितना आएगा, F1 लगाया है Q1 ने, तो हमारे पास हो जाएगा K Q Q1 अपॉन इसकी इससे दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर प्लस K Q, ये हमारे पास हो गया Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, आप देख लीजिए, एक की डायरेक्शन इधर और एक की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो मैं प्लस की जगह सीधा सीधा किसका चिन्ह लगा रहा हूं बच्चों, माइनस का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक, अब बस मान रख दो के क्यू, अच्छा इक्वल टू 0 है ना, तो एक काम करो इसको उधर ले जाओ पहले, फिर वैल्यू रख देंगे। तो के क्यू Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू Q2 अपॉन r माइनस एक्स। बच्चों मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, एक इधर लग रहा था एक इधर लग रहा था। ठीक, इसमें देखो सबसे अच्छी बात है दोनों कैंसिल ही हो गए। Q1 का मान कितना है, 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और Q2 का मान कितना है, सिर्फ Q, और ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका Q से Q कट गया। ठीक है बच्चों, अब करते हैं पीछे कैलकुलेशन। ओके, तो हम यहां तक पहुंच गए, हमारे पास आ रहा है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4
r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, x का मान हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता करना है आवेश रखना कहाँ है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम दोनों तरफ करेंगे आपका वर्गमूल, तो दोनों और वर्गमूल लेने पर है ना, यहाँ पे अपने को पता है r का मान तो पता है, x का मान नहीं पता। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 4 का आ जाएगा 2, r माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा r माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस माइनस, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसके। तो एक बार हम लिखेंगे 2 r माइनस एक्स बराबर प्लस का x और 2 r माइनस एक्स बराबर माइनस का x। सॉल्व कीजिए, 2r माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, इसको वहां पे लेके जाइए, 2r इज इक्वल्स टू 3x और x इज इक्वल्स टू 2r अपॉन 3। इसको सॉल्व कीजिए, 2r माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का x, इसको वहां पे लेके जाइए, 2r इज इक्वल्स टू x, है ना। चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, 2x प्लस का हो गया और ये माइनस का x, तो r का x का मान आ गया हमारे पास 2r, यानी हमारे x का मान आ रहा है यहाँ तो 2r/3 और या फिर आ रहा है हमारे पास 2r। अब इसका मतलब क्या है, ये था आपका 4q और ये था हमारा q। हमने आवेश को यहां रखा था बड़े वाले q को, तो यहां तो ये दूरी हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी 2r/3 है ना, इसी को x माना था ना, तो ऑब्वियसली ये बच के हमारे पास हो जाएगी r/3, है ना। अगर ये हमारे पास x आ रहा है 2r/3 तो इसको निकालेंगे, r माइनस 2r/3 करोगे हमारे पास आ जाएगी r/3। ठीक है, ये पहली केस है, केस नंबर 1, ये पहली स्थिति है इस वाले के लिए। इस वाले केस के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 2r, तो मैं इसका मतलब अगर ये आपका 4q है, ये आपका q है, मतलब जो थर्ड आवेश रखा है वो फर्स्ट वाले आवेश से 2r दूरी पर रखा है ना। तो दूसरे वाले आवेश से कितना हो गया, r दूरी पर, यानी या तो आप q आवेश को बीच में कहीं रख दो, यानी जिससे की वजह से पहले वाले r से दूरी हो जाए, पहले वाले आवेश से दूरी हो जाए 2r/3 और दूसरे से दूरी हो जाए r/3, या फिर आप इस आवेश को दूसरे वाले आवेश से दूर रख दो r दूरी पर, तो फर्स्ट वाले आवेश से दूरी हो जाए 2r और सेकंड वाले आवेश से दूरी हो जाए r। ये केस नंबर 2 है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें रखना कहाँ है आवेश को, अब हमें पता करना है आवेश का नेचर कैसा होना चाहिए। तो बच्चों आवेश का नेचर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए सुनिए, अगर मैं आवेश को धनावेश लेके चलता हूं, है ना, अब अगर आपको इसका नेचर पता करना है, इसका साइन पता करना है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप या तो 4q पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लीजिए या फिर प्लस q के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लीजिए, आपको आपका उत्तर पता चल जाएगा। पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, अगर धनावेश है तो हमने देख लिया कि बल ऑपोजिट लग रहा था, अगर इसको ऋणावेश मान लेते, मान लो ऐसा हो जाता, इसको हम ऋणावेश मान लेते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ये q है, ये प्लस का 4q है और ये हमारा प्लस का q है। अगर ये प्लस है तो टेंशन नहीं, अगर ये माइनस होता तो कुछ इस तरीके से बल लगते, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव माना है, और इनमें भी इस तरीके से बल लगते, तो उस केस में ये F1 यहां हो जाता, हमारा F1 वेक्टर यहां हो जाता, F2 वेक्टर यहां हो जाता, बस इतना ही होता। लेकिन अभी भी दोनों ऑपोजिट है, माइनस करके 0 तो आता। लेकिन अगर मैं इस आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स देखता, तो एक तो इसने इसके ऊपर लगाया, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इसको दूर धक्का देता, दोनों ऑपोजिट है, 0 हो जाते। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स एक तो इसने आकर्षित करा और इसने इसको पुश करा, तो भी ठीक है। मतलब आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, इस पे बल कौन कौन लगा रहा है, एक तो नेगेटिव वाला लगा रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, एक ये पॉजिटिव वाला लगा रहा है, इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ये है ना। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर इसको मैं धनावेश लेके चलता तो इसके ऊपर एक बल तो यहां लगता, और ये जो प्लस वाला आवेश है ये भी इसको दूर की तरफ धक्का देने की कोशिश करता। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत गौर करके मेरी बात सुनना। अगर मैं इस 4q आवेश की बात करूं तो देखो, अगर ये धनावेश है तो उसको बोलता तू दूर भाग मेरे से, भागता ये, ठीक है, मतलब ये वाला आवेश इस पर यहां बल लगाता, और ये वाला आवेश भी बोलता तू मेरे से दूर भाग।
अब दो आवेश ऐड होके कभी जीरो तो नहीं हो सकते ना, दो आवेश ऐड होके कभी जीरो तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब इस आवेश को ऋणावेश होना चाहिए, धनावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऋणावेश धनावेश हुआ तो 4q पर टोटल आवेश जीरो नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर इसे पता करना चाहते हो तो आप 4q पर नेट आवेश निकाल लो, पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपने 4q पर कुल आवेश निकालने की कोशिश करी, चलो आपको बता ही देता हूं। मान लो आपका 4q आवेश है, ये आपका q है, ये आपका q है, ठीक है। अच्छा, इसको इसकी वजह से अगर मैं इसको धनावेश मान के चल रहा हूं तो इसकी वजह से इसके ऊपर बल लगेगा ऐसे, ठीक है। ये किसकी वजह से लगा है? बड़े वाले q की वजह से। इसको लिख देते हैं FQ वेक्टर, बड़े वाले q की वजह से। ये भी इसको बोलेगा तो दूर भाग, दोनों की दिशा सेम हो गई। अब क्या दो बल एक ही डायरेक्शन में होकर के कभी जुड़ करके जीरो दे सकते हैं? साम्यावस्था का मतलब है सारे बलों पे लगने वाला, सारे आवेशों पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब मान लो इस आवेश को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया तो क्या होगा? अगर इस आवेश को मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया होता तो क्या होगा? अगर ये आवेश ऋणावेश होता तो ये बोलता मेरी तरफ आकर्षित हो, इसको होना पड़ता क्योंकि ऑपोजिट नेचर के हैं, तो इसने बल लगाया इसके ऊपर। यहां ये बोल रहा है मैं तो धनावेश हूं, मैं तो तेरे को पुश ही करूंगा, तो इसने पुश करा। अब पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए क्योंकि दोनों बल ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपन बोलेंगे कि जो कैपिटल Q है उसका जो चिन्ह है वो नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसका मान भी पूछ रहा है आवेश का, तो अपन आवेश का मान इसी तरीके से निकालेंगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना। तो अब कैपिटल Q की गणना करेंगे, अभी तो इसकी स्थिति की गणना करी थी, अब कैपिटल Q की गणना करेंगे। तो ऋणावेश का कॉन्सेप्ट तो आई होप सबको समझ आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये हम माइनस Q ही ले रहे हैं, ये हमारा Q है। अच्छा, ये वाली दूरी हमारे पास है 2r/3 और ये वाली दूरी हमारे पास r/3। ये हम केस कर रहे हैं केस नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन, अभी केस नंबर 2 के लिए भी होगी, है ना, तो घबराना मत, लंबी कैलकुलेशन है। 4q है, 4q पे एक तो इसने बल लगाया, इसको अपनी तरफ आकर्षित करा, इसको हम बोल देते हैं F कैपिटल Q वेक्टर क्योंकि कैपिटल Q ने लगाया, और ये F स्मॉल q वेक्टर क्योंकि इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। तो 4q पर नेट बल क्या होना चाहिए? जीरो। तो 4q पर एक बल लग रहा है FQ वेक्टर, एक बल लग रहा है हमारा माइनस का FQ वेक्टर क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो FQ का मान हमारे पास कितना आ गया? FQ वजह से बल हो जाएगा हमारे पास FQ वेक्टर इज इक्वल टू F स्मॉल q वेक्टर। FQ मतलब इस वाले आवेश ने बल लगाया, तो K Q 4q दूरी है 2r/3 का होल स्क्वायर, और यहां पर K 4q ये वाले हमारे पास Q अपॉन इसकी से दूरी है पूरी की पूरी r। देखो इस आवेश से कुल दूरी कितनी है? r, तो r का होल स्क्वायर। इसमें K 4q और 4q कट गया, यहां पे हमारे पास बच रहा Q अपॉन 4r² बचता 9, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है Q अपॉन r²। r² से आपका r² मर गया, हमारे पास क्या आ रहा है? Q अपॉन 4/9 बराबर स्मॉल q। हमें कैपिटल Q चाहिए, कैपिटल Q हमारे पास हो गया 4/9q। और इन केस अगर मान लो आपको चिन्ह नहीं भी समझ आ रहा तो आप बीच में प्लस लगा लो, ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास जो उत्तर आएगा इसको माइनस में आ जाएगा। आप ऐसे देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना चिन्ह कैसे, तो आप ऐसे कर लो। तो ये तो केस नंबर 1 की गणना हुई। अब केस नंबर 2 की गणना करते हैं। वही आवेश हमारा 4q यहां रखा है प्लस का, ये q यहां रखा है, और ये कैपिटल Q यहां रखा है। ये वाली दूरी r है, ये वाली दूरी भी r है, ठीक है। तो 4q पर इसने बल लगाया, वही FQ वेक्टर इज इक्वल्स टू वही F माइनस का F स्मॉल q वेक्टर होना चाहिए। तो इस बार मैं लिखूंगा K Q 4q और इनके बीच की दूरी है 2r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का K स्मॉल q 4q अपॉन इनके बीच की दूरी है r। K से K मर गया, 4q से 4q मर गया, तो हमारे पास हो गया
क्यू अपॉन 4r² बराबर माइनस का क्यू अपॉन r²। r² से r² कट गया, आंसर आ गया माइनस का 4q। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो आवेश है कैपिटल क्यू आवेश है उसको आप 2r दूरी पर 2r/3 दूरी पर रखो, जिसकी वजह से उसका जो परिमाण है वो आना चाहिए माइनस का 4q/9, या फिर आप उसको 2r दूरी पर रखो पहले वाले आवेश से, ताकि उसका परिमाण हो जाए माइनस का 4q। ये आंसर है। ठीक है, तो बहुत लंबा सारा क्वेश्चन था। अब मान लीजिए प्रश्न में लिखा होता कि जो हमारा थर्ड आवेश है वो उनके बीच में कहीं रखा है, ऐसा लिखा होता तो फिर हम दूसरा केस कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये इसके बाहर कहीं स्थिति हो गई। पर अभी के लिए अपने को सब कंसिडर करना पड़ेगा।